है दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सृष्टि अध्ययन संस्थान में। सृष्टि अध्ययन संस्थान कैसा नाम लगा आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है। और आप लोग देखिए, इस संस्थान का नाम आप लोगों के सुझाव पर ही रखा गया है। सृष्टि अध्ययन संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोग अब तक 19 सेट का प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसमें लगभग 100 प्रैक्टिस सेट है। 100 प्रैक्टिस सेट में हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अगर हम लोग इस सेट को पूरा करते हैं तो एक माइलस्टोन पूरा होगा और वो मुझे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाए तो वहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। और आपको देर न करते हुए 20वां सेट की ओर ले चलते हैं। 20वां सेट देखते हैं। 20वां सेट में कि पहला प्रश्न क्या है 20वां सेट का। 20वां सेट का प्रश्न है पहला, समझौता ज्ञापन जैसे एमओयू होता है, उस समझौता ज्ञापन पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुई थी। एमओयू पर जो साइन होना स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1987-88 से। कब से? 1987-88 से। दूसरा में आते हैं राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारतवर्ष द्वारा कब की गई थी? ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था? NEB राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का स्थापना 1992 में किया गया था। रेखा समिति का संबंध निम्न में से किससे? रेखी समिति जो थे उनका संबंध किससे था? तो हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष कर से। किससे? अप्रत्यक्ष कर से रेखी समिति का संबंध है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की थी। कब की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? कौन सा मंदिर है जिसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर दिया हुआ है और ये भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? ये होगा देवगढ़ की दशावतार मंदिर। क्या है? देवगढ़ नहीं, देवगढ़ होगा। देवगढ़ की दशावतार मंदिर। अगला है जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की सर्वाधिक मात्रा होती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है। अगला देखते हैं, माउंट हेरियट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट हेरियट जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी है माउंट हेरियट। अगला 8वां प्रश्न है, ब्राह्मणी और वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानदी की। किसकी? महानदी की सहायक नदी है, ब्राह्मणी भी और वैतरणी भी। अब देखिए, हम लोग सही सुमेलित करते हैं। जोजिला जो है वो कहाँ का सुमेलित करना है? तो जोजिला है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जोजिला है जम्मू कश्मीर में। जोजिला हो गया जम्मू कश्मीर में। रोहतांग हो गया हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। चांगला जो है ये मेघालय में नहीं है और ये चांगला भी जो है अरुणाचल प्रदेश का ही है। बोमडिला और चांगला। ठीक है। जबकि जोजिला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, चांगला अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। अगला है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? जब जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें कौन सा रोग होता है? तो हम लोग इसमें देखेंगे ब्लैक फुट। क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। आगे है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड जो है ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 12वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो ये था अर्थ विभाग से। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग के अध्यक्ष को बोला जाता था उसमें, अमीर ए जुमला बहमनी साम्राज्य में। आगे है 13वां प्रश्न, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? तो ये है निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य जो है वो सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत हैं। 14वां प्रश्न होगा, सर्वप्रथम दिल्ली में
दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन थे? सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक ये थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। अब आगे आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि मठ है और वो मठ किस स्थान पे है वो बताना। हेमिस मठ, हेमिस जो है ये लद्दाख में, हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। बोधीमंडा मठ, बोधीमंडा मठ जो है बोध गया में है। और नामग्याल मठ जो है धर्मशाला में है। याद रखेंगे, हेमिस मठ लद्दाख में, हेमिस मठ लद्दाख में, और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, और बोधीमंडा मठ होगा बोध गया में, और नामग्याल मठ जो है वो धर्मशाला में। अगला है अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो ये 11वां शिलालेख में, किसमें? 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रेशम का विकास जो है सर्वप्रथम चीन में हुआ था। रेशम का विकास कहाँ हुआ है? चीन में। अब आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सहयोगियों का नेतृत्व किया? तो ये धरसाना में। कहाँ किया है? धरसाना में इन्होंने नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों को नेतृत्व किया था। 19वां प्रश्न है, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? चोलों के शासनकाल में जो है सभा जो है एक ब्राह्मणों का संगठन था। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। क्रांतिकारी है और वो किस स्थान से? 1857 की क्रांति जो थी उसी समय जो है। अब याद रखेंगे, लियाकत अली खान जो है इलाहाबाद से थे। कहाँ से थे? लियाकत अली खान इलाहाबाद से। और आगे हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां बरेली से, खान अब्दुल गफ्फार खां बरेली से। अजीमुल्ला फतेहपुर से, अजीमुल्ला फतेहपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। तो इस तरह से याद रखेंगे कि क्रांतिकारी जो थे लियाकत अली खान ये इलाहाबाद से थे, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे बरेली से, अजीमुल्ला फतेहपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है शिक्षा से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। कौन? केशव चंद्र सेन ने। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो इसमें देखिएगा रॉलेट एक्ट है, रॉलेट सत्याग्रह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें अगर रॉलेट एक्ट जो है इसमें सबसे पहले घटित हुआ था। 24वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के लिए आदर्श जो होगा वो है गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है?
तो ये समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। निम्नलिखित में से 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो ये तीनों समिति अस्थायी है, जबकि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री नहीं है। तो अस्थायी समिति कौन कौन है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। आगे चलते हैं 30वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास लगाइएगा तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ? लोकसभा में। 31वां प्रश्न, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ये क्या है? जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जो है एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण में। कहाँ? जलीय वातावरण में। कहाँ पर है? जलीय वातावरण में। अगला है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का प्रदूषण मापा जाता है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो नेपाल में स्थित है। 34वां प्रश्न, लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग जो है की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? लघु रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया। किसके? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा लघु रेडियो तरंग का खोज किया गया। 35वां प्रश्न है, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस श्रेणी का उत्तोलक उदाहरण है? तो कील उखाड़ने का हथौड़ा जो है ये प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये तीनों करते हैं, डायनेमो हो, टरबाइन हो, चाहे पवन चक्की हो, ये सभी जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 37वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जी एक अदिश राशि है। क्या है? जी एक अदिश राशि है, जबकि जी जो है सदिश राशि है। बाकी बात जो है वो सब सत्य है। कौन कौन सत्य है? जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये दोनों सत्य है। 38वां प्रश्न, द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रवों में अगर तापमान में वृद्धि करेंगे इसका श्यानता घटता है। क्या होता है? श्यानता घटता है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो ये कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो यह है सिल्वर। ये क्या है? सिल्वर है, जो कि विद्युत धारा का चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व? ठीक है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो किस कारण विमोचित होता है? तो ये होता है जल का प्रकाश अपघटन के कारण। जल का प्रकाश अपघटन के कारण विमोचित होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय संपदा में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें ये मुद्रा वाला नहीं होगा, जबकि ये दोनों होगा, खान और पशु। खान और पशुधन ये दोनों को राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्र की संपदा में शामिल किया जाता है। 42वां प्रश्न है, बंदी की द्विविधा, बंदी की द्विविधा प्रिजन्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। यूएनडीपी 43वां प्रश्न है, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रतियों से मिलकर बना है? तो ये बना है 10 से मिलकर। कितना? 10 से मिलकर बना है। 44वां है,
मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो ये कड़वाहट की संवेदना जो होती है वो पिछले भाग में होती है। किसमें? पिछले भाग में। आगे 45वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो ये बदलता है पेप्सिन, और ये मानव अमाशय में पाया जाता है। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनती है? तो ये कौन सी विटामिन है जो सबसे तीव्रता से बनती है? ये विटामिन डी है। क्या है? विटामिन डी। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक और श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? ग्रासनी में। क्या? ग्रासनी में जो है ये पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। 48वां प्रश्न है कि रक्त में मूत्र अम्ल जो है, रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है गाउट रोग। क्या होता है? गाउट रोग होता है। अगला है 49वां प्रश्न, आँख का वह भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है, ये कौन सा भाग है? तो आइरिस है। आइरिस जो है वो व्यक्ति के आँखों के रंग का निर्धारण करता है। 50वां प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो क्षुद्रांश में पाया जाता है। छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। गोल कृमि जो है कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। अब स्मरणीय तथ्य देखते हैं। क्या देखते हैं? स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में क्या है कि आज देखेंगे वैष्णव संत। क्या देखेंगे? वैष्णव संत द्वारा स्थापित मत श्री संप्रदाय है। क्या है? श्री संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य हैं, और ये किस मत के हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के को प्रतिपादित किए हैं रामानुजाचार्य, और श्री संप्रदाय से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय का जो माधवाचार्य है ये द्वैतावाद, ब्रह्म साम्राज्य के माधवाचार्य जो है ये द्वैतावाद को प्रतिपादित किए हैं। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी है, यह शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादित किए हैं। सनकादि संप्रदाय में यह भी क्वेश्चन भी आया था, पहला क्वेश्चन। सनकादि संप्रदाय जो है निम्बकाचार्य है और द्वैताद्वैत है। क्या है? द्वैताद्वैत। चारों क्या क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, ये चार हैं। और चारों को स्थापित करने वाले कौन है? वैष्णव संत। विशिष्टाद्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद जो है माधवाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी है, जबकि द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य है। अगला देखते हैं फिर क्या है। अगला है आपको प्राचीन मंदिर और उनके निर्माणकर्ता। क्या है? प्राचीन मंदिर और उनके निर्माणकर्ता। प्राचीन निर्माण में देखेंगे मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर देखते हैं तो वो निर्माण क्या किए हैं? नरसिंह देव प्रथम। कौन है? नरसिंह देव प्रथम। और कांची का कैलाश मंदिर ये नरसिंह देव द्वितीय। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम का तट मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दो मंदिर है, कांची का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम का तट मंदिर, और जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम है। आगे कृष्ण प्रथम जो है वो बना है एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। पुरी के जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव। कौन है? चोल शासक गंगदेव। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ययाति शासक केसरी। ययाति शासक कौन? केसरी बनाए थे। इस तरह से हम आज 20वां सीढ़ी भी समाप्त किए, 20वां सीढ़ी भी चढ़ने का काम किए हम लोग। और हम लोग इसी तरह से एक एक करके पर डे एक सेट का सीरीज देखते हैं। और इस तरह से सृष्टि अध्ययन संस्थान में आप लोग पूरा 100 सेटों का जो है
ये पूरा 100 सेटों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और अभी आप जैसे इसके 100 सेट सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद आपको 8 बजे से फिर आप देखेंगे कि केमिस्ट्री का सीरीज चला हुआ है, पर टॉपिक वाइज उसमें बताया गया है। किरण पब्लिकेशन का है, एनसीईआरटी आधारित है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर जुड़ने के लिए। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से इस चैनल से जुड़े रहें। आपको बारी बारी से केमिस्ट्री के बाद और फिर फिजिक्स, ज्योग्राफी देखते हैं, जैसे ही समय मिलता है उन सबों में से कोई एक चैप्टर उठाएंगे और उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। आपका अपना मुन्ना यादव।